ओम शांति। जिन्हें बहुत देर से सुनने को सभी इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसी महान हस्ती को आज मैं आपसे रूबरू कराना चाहती हूँ, जो दिखने में अति साधारण लगते हैं किंतु जिन्हें सुनने को सभी बेताब रहते हैं। सरस्वती जैसे उनकी जुबान पर विराजमान रहती हैं। विषयों को बड़ा सरलता से व्यक्त करना ये आपकी खूबी है। अपनी स्मृति को आप प्रखर कैसे कर सकते हैं, ऐसे मेमोरी मैनेजमेंट तथा कंपनियों में एवं आम जनता में आप अपनी धाक जमाने वाले हैं। ऐसे भ्राता जी स्वामीनाथन जी, आप ब्रह्मा कुमारी संस्था के स्टूडेंट 18 वर्ष से हैं। आप मुंबई साइंस सेंटर से हैं। आप इमोशनल इंजीनियरिंग, मेक माइंड योर बेस्ट फ्रेंड, ऐसे टॉपिक्स पर आप अपने कई कंपनियों में ट्रेनिंग कोर्स कराते रहते हैं, जैसे कि जिंदल स्टील, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आदि आदि कंपनियों में, अनेक हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस के अलावा भारत की सीमाओं पर स्थित आर्मी कैंप में भी आपने अनेक ट्रेनिंग कोर्सेस कराए हैं। आपके अनेक टेलीविज़न टॉक शो जी जागरण, आस्था और संस्कार चैनल में भी प्रसारित होते रहते हैं। आपकी सेवाओं के फलस्वरूप कुछ अवार्ड्स भी आपको प्राप्त हुए हैं, जैसे कि सनराइज पीस अवार्ड, अवार्ड ऑफ एक्सेलेंसी, और आप पिछले कुछ समय से म्यूजिक गांधर्व विद्यालय के स्टूडेंट भी हैं। तो ऐसी महान विभूति आपका आज का विषय है, सेलिब्रेटिंग लाइफ विथ हैप्पीनेस। तो आदरणीय स्वामीनाथन जी के लिए हम अंत में यही कहना चाहेंगे, 7 आसमानों की सैर करके आए हैं, हर एक तारों से आप दोस्ती करके आए हैं। एक तारा अतुल्य था जिसे हम ज़मीं पर लेकर आए हैं। वरना सोचिए आप ज़मीं पर कैसे आते हैं, आप ज़मीं पर कैसे आते हैं। ऐसे आदरणीय स्वामीनाथन जी से अब हम सुनना चाहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी प्यार से कहेंगे ओम शांति। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी भाई बहनों का आज के सत्र में मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। I extend a very, very hearty welcome to my dear, wonderful, divine brothers and sisters. आर्ट एंड कल्चर विंग के संबंधित जो भी भाई बहनें यहाँ पहुँचे हैं, आप सभी भाई बहनों को देखकर एक बहुत अच्छी पंक्ति याद आती है, और पंक्ति है, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। राइट? आज का जो विषय है बहुत सुंदर विषय है। इट इज़ सेलिब्रेटिंग लाइफ विथ हैप्पीनेस। आज का विषय मैं एक बहुत सुंदर कहानी के साथ शुरुआत करता हूँ। ये कहानी मुझे बहुत पसंद आती है। द स्टोरी गोज ऑन लाइक दिस। एक बार एक राज्य में जो राजा जो थे ना, उनको संगीत सुनने का बहुत शौक था, कला के प्रति उनकी बहुत रुचि थी। तो ये राजा क्या करता था, अपने दरबार में अलग अलग संगीतज्ञ को, कला से संबंधित, संस्कृति के संबंध से सभी को बुलाता था
और उनको बहुत भरपूर भी करता था। तो एक दिन राजा को पता चला कि उनके राज्य में एक बहुत प्रसिद्ध संगीतज्ञ हैं जो आज तक दरबार में नहीं आए हैं। तो राजा ने अपने मंत्रियों को भेजा और कहा कि संगीतज्ञ के पास जाइए और राजा की तरफ से निमंत्रण दीजिए। तो जब मंत्रियां संगीतज्ञ के घर में गए और राजा की तरफ से निमंत्रण दिया, तो संगीतज्ञ ने सुना और मंत्रियों को कहा कि आप अपने राजा को कहो कि मुझे उनके दरबार में आने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। मंत्रियां बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन संगीतज्ञ माना नहीं। जब ये समाचार राजा तक पहुंचा तो राजा ने कहा, अच्छा वो नहीं आते, कोई बात नहीं, हम खुद उनके घर में जाके निमंत्रण देंगे। और राजा जैसे ही संगीतज्ञ के घर में गया, जब संगीतज्ञ को पता चला तो इमीडिएटली खड़े हुए और बहुत सम्मान, आदर, रिस्पेक्ट के साथ राजा का स्वागत किया। राजा को अपने घर में बिठाए और कहा, हे राजन, आज मेरा दिन कितना भाग्यशाली है जो स्वयं राजा मेरे घर पर आए हैं। बोलिए राजन, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तो राजा ने कहा, हे संगीतज्ञ, हमने सुना कि बहुत अच्छा गीत गाते हो, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दरबार में आइए और सभी के लिए बहुत अच्छा सा गीत गाइए। तो संगीतज्ञ ने कहा, राजन, जब स्वयं राजा मेरे घर पर आकर मुझे निमंत्रण देता है तो मैं आपको कैसे ना कहूं, मैं जरूर आपके दरबार में आऊंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी कंडीशन है। तो राजा ने पूछा, बताइए संगीतज्ञ, आपकी कौन सी कंडीशन है? तो संगीतज्ञ ने कहा, हे राजन, जब मैं गीत गाऊंगा ना तो मेरे सामने जो बैठे श्रोतागण है ना, वो कोई भी मेरे ताल से ताल मिलाकर हाथ नहीं हिलाना चाहिए। हे राजन, जब मैं गीत गाऊंगा तो मेरे गीत के धुन से धुन मिलाकर कोई गर्दन नहीं हिलानी चाहिए। अब राजा को भी नशा चढ़ गया। ठीक है ठीक है, आपका सारा कंडीशन मंजूर है। और सारे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि फलाने तारीख को बहुत प्रसिद्ध संगीतज्ञ दरबार में आ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक निमंत्रण है और स्वागत है। और वो घड़ी आ गई, राजा बैठे, संगीतज्ञ भी आए, कुछ एक श्रोतागण भी बैठे थे, और राजा के ऑर्डर से संगीतज्ञ ने अपना गीत आरंभ किया। कुछ समय के बाद राजन ने देखा कि सामने एक श्रोतागण धीरे से ताल मिलाकर हाथ हिला रहा है। अब राजा देखता है ये सामने बैठकर क्या करता है, उसको देखकर दूसरे ने भी धीरे से ताल मिलाकर करने लगे। कुछ समय के बाद राजन ने देखा कि एक ने धीरे से गर्दन हिलाना आरंभ किया और आधे घंटे में सारे लोग झूमने लगे। अब राजा बहुत परेशान। जब संगीत खत्म हुआ तो राजा ने संगीतज्ञ को बुलाया और कहा, हे संगीतज्ञ, आज आपका संगीत इतना वंडरफुल था, मैं आज आपको माला माल कर दूंगा, लेकिन मैं माफी चाहता हूं कि मैंने आपके कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाया। और अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, ये जो सारे सामने बैठे ना, इनका सबसे पहले हाथ काट दो और गर्दन उड़ा दो। तो संगीतज्ञ ने कहा, हे राजन, प्लीज ऐसा मत करना, क्योंकि आपके राज्य में इतने सारे लोगों में से गिने चुने ये लोग हैं जो संगीत के असली दीवाने हैं। ना इनको अपनी हाथ की परवाह, ना इनको अपनी गर्दन की परवाह। ऐसे प्लीज राजन, इनको बिल्कुल कुछ नहीं करना। जोर से तालियां बजाइए। तालियां क्यों बजाई? तालियां क्यों बजाई? तालियां क्यों बजाई? आप कहेंगे, स्वामी भाई तालियां शायद इसलिए बजाई क्योंकि दिल्ली के दरबार के एक नवरत्ना की ये कहानी है। ये तो बात सही है, ये सत्य घटना है। लेकिन इस आध्यात्मिक मंच में मैंने आपसे तालियां क्यों बजाई, इसका कारण मैं बताता हूं। ये और किसी की कहानी नहीं है, ये आपकी और हमारी कहानी है। और इसमें संगीतज्ञ कौन है? वो परम संगीतज्ञ परमात्मा हर दिन इस धरती पर उतरते हैं, टिंग 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 टिंग, अपने संगीत को लेकर। और उनका जो मुरली है, उनका जो संगीत है, वो है ज्ञान रूपी मुरली। हर दिन परमात्मा इस धरती पर अवतरित होकर अपनी ज्ञान रूपी संगीत का आरंभ करते हैं। और इस ईश्वरीय निमंत्रण हमने कितनों को दिया, राइट? लेकिन उनमें से गिने चुने आप इस ईश्वरीय दरबार में पहुंचे हो। और परमात्मा जो ज्ञान रूपी मुरली चलाते हैं, उसमें जो श्रीमत रूपी ताल से ताल मिलाकर आप चलना आरंभ करते हो। परमात्मा जो ज्ञान रूपी मुरली सुनाते हैं, उसमें जो धारणा है, उस धारणा के धुन से धुन मिलाकर चलने का प्रयास कर रहे हो। इसलिए ये और किसी की कहानी नहीं है, आप सभी ईश्वरीय बच्चों की कहानी है। इसे एक बार अपने लिए जोर से तालियां बजाइए।
तो दोस्तों, आप अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानते हो? जो जो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं वो हाथ उठाएं। आजू बाजू कोई सो गया होगा तो बुला लीजिए, क्योंकि अपना भाग्य की बात है ना। चलिए, और विशेष तौर पर जो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं ना, वो अपने जीवन को उत्सव के रूप में जीवन जीते हैं। और खास कर आज हमारा जो टॉपिक है, सेलिब्रेटिंग लाइफ विथ हैप्पीनेस। सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है, हाउ कैन आई बी हैप्पी? मैं अपने जीवन में कैसे खुश रहूं? ये सबसे बड़ा विषय है। अक्सर कर हमको लगता है कि जब हम संगीत सुनते हैं, किसी का नृत्य देखते हैं, तो हमें बहुत बहुत खुशी मिलती है, राइट? Whenever we listen to a very beautiful song, whenever we see someone performing a very wonderful, marvelous dance, then we become happy. लेकिन दोस्तों, मैंने इस विद्यालय से एक बहुत अच्छी बात सीखी, और वो सीखा कि अगर हम खुश रहते हैं ना, तो हमारा जीवन संगीतमय बन जाता है, हमारा जीवन नृत्यमय बन जाता है, हमारा जीवन एक उत्सव बन जाता है। मैंने आज तक ये महसूस किया कि आप लोग भी कहेंगे कि हमारे जीवन में स्वामी भाई इतने प्रॉब्लम्स हैं कि हम कैसे खुश रहें। लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मैंने सही सर्किट डायग्राम सीखा। एंड द राइट सर्किट डायग्राम मैंने यह सीखा कि इफ आई एम हैप्पी देन ऑल माय प्रॉब्लम्स कैन बी सॉर्टेड आउट। अगर मैं खुश रहूंगा तो हमारे सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। बट दोस्तों, प्रश्न ये है कि मैं खुश रहूं कैसे? और इस संसार में हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है। आप में से कौन भाई बहन है जो हमें सदैव खुश रहना चाहते हैं? वो हाथ उठाइए। वेरी गुड, है ना? नेचुरली एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी, बट क्यों हम खुश नहीं रह पाते? इसके लिए दोस्तों, मैं आपको एक बहुत अच्छा सा वीडियो दिखाऊंगा। इस वीडियो में हम इस बात को एनालाइज करेंगे, और खास करके आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अ वेरी डिवाइन ब्रदर हु गेव मी दिस पर्टिकुलर वीडियो। ये वीडियो आप देखेंगे, can we have the audio?
अच्छा दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस वीडियो में आपने क्या समझा? ओके, मुझे याद आता है परसों मैं मुंबई में अपने पोस्ट ग्रेजुएट MBA बच्चों से मैं इंटरेक्ट कर रहा था, तो मैंने उनको ये वीडियो दिखाया और मैंने इस वीडियो में दिखाने के बाद मैंने अपने स्टूडेंट्स से पूछा, अच्छा बताइए इसमें वो जो केज्ड बर्ड है वो पंछी कौन है और पिंजरा क्या है? तो आप सभी से मैं ये प्रश्न पूछना चाहूँगा, इस वीडियो में आप बताइए कि इसमें पंछी कौन है? पंछी कौन है? कौन है? नहीं, पंछी तोता है, ये तो मुझे पता है ना। वाह, व्हाट एन आंसर। हाँ जी, अच्छा, ओके, पंछी कौन है इसमें? अच्छा, आप हैं, हाँ, दैट्स अ गुड आंसर। तो सारे स्टूडेंट्स ने जवाब दिया सर पंछी हम हैं, वेरी गुड। फिर मैंने पूछा अच्छा बताइए इसमें जो पिंजरा है वो क्या है? तो मेरे स्टूडेंट्स ने जवाब दिया सर ये क्लासरूम बहुत बड़ा पिंजरा है सर, इससे बाहर निकालिए हमें। मैंने कहा अच्छा और क्या है? बोला सर आप प्रोफेसर्स बहुत बड़े हमको पिंजरे की तरह बंद करते हो। फिर स्टूडेंट्स ने कहा हमारा एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली। कुछ बच्चों ने कहा सर ये सिस्टम, रूल्स, रेगुलेशन, ये सब पिंजरे का काम करते हैं, राइट? लेकिन मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा अच्छा बच्चों, ये जो सारा जो सिस्टम जो आप पिंजरे की तरह बता रहे हैं ना, ये तो बाहर से आ रहे हैं, लेकिन हम शायद अपने ही क्रिएट किए हुआ कुछ पिंजरा है। वी हैव केज्ड आवरसेल्व्स। और आज खास करके आप यहां पर आए हो ना, तो इसको समझने का जरूर कोशिश करेंगे हम, क्योंकि हम सभी खुश रहना चाहते हैं लेकिन हम खुशी का अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि हमने स्वयं को एक पिंजरे में बंद करके रखा है। और ये पिंजरा क्या है ये आप इस पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में देख सकते हो। हम सभी फ्रीडम, स्वतंत्रता अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन कुछ पिंजरा हमने स्वयं ने क्रिएट किया, जनरेट किया है। पहला है वो है हमारी अपनी कमजोरियां, माय ओन वीकनेस, जिस पिंजरे के अंदर हम बंद रहते हैं हमेशा। दूसरा जो है वो है, बहुत बड़ी बात है ये, और वो है हमारी बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं। बचपन से लेकर अभी तक मैं कुछ बिलीफ सिस्टम को लेकर चल रहा हूं, और ये बिलीफ सिस्टम के अंदर हम जैसे एक पंछी की तरह हैं जो बहुत सफोकेट हो रहे हैं। बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं। तीसरा जो है वो है अवर बॉडी कॉन्शियसनेस, देह अभिमान, ओके, या बॉडी कॉन्शियसनेस, ये बहुत बड़ा पिंजरे का काम करता है। चौथा जो है हमारे पुराने संस्कार, ओल्ड संस्कार। इस पुराने संस्कार के भी जकड़ में हम लोग अभी फंसे हुए हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारे नेगेटिव हैबिट्स, हमारी गलत आदतों में हम लोग फंसे हैं। ये मैं स्वयं फंसा हूं, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया। मैं अपने स्टूडेंट्स को कह रहा था किसी ने मुझे एनफोर्स नहीं किया, लेकिन मैं अपने गलत हैबिट्स, गलत आदतों में स्वयं फंसा हूं। और लास्ट जो है, और वो है हमारे पास्ट कार्मिक अकाउंट। पिछले कार्मिक अकाउंट जो हमारे हैं वो एक पिंजरे की तरह काम करता है। और ये जो सारे जो काम करते हैं उसके कारण मेरी हालत क्या हो गई है, एकदम जैसे मैं सफोकेट हो गया हूं, मैं फंस गया हूं। और ऐसे कारण से हम खुश रहना चाहते हुए भी खुश हो नहीं पाते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? हमें खुश रहना है, उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला जो सॉल्यूशन है दोस्तों, वी हैव टू अचीव फ्रीडम। हमें स्वतंत्र होना है, और स्वतंत्र दो शब्द से बना है, एक है स्व प्लस तंत्र। स्व मीन्स सेल्फ, तंत्र मीन्स टेक्नोलॉजी। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कह रहा था, अपने आप को स्वतंत्र करो, और अपने आप को इन सभी से स्वतंत्र करने की एक विधि आपको सीखनी पड़ेगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी wherein you are able to achieve this absolute freedom।
फ्रॉम ऑल दिस नेगेटिव इनपुट। तो एक है स्वतंत्रता, फ्रीडम, और एक बार आपको स्वतंत्रता मिल गई, देन उसके साथ क्या होता है, उसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ जाती है। और वो जिम्मेवारी क्या है? मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा, अगर मैं आपको स्वतंत्र करता हूं कि चलो भैया 4 दीवारी के क्लासरूम में हम नहीं पढ़ेंगे, हम बाहर जाएंगे, प्रकृति के 5 तत्वों के नजदीक जाएंगे, तो मेरे बच्चे बहुत खुश हुए। फिर मैंने कहा, लेकिन जब मैं अगर स्वतंत्र करता हूं तो आप सारे बच्चे क्या जिम्मेवारी का ताज पहनेंगे? बोला, सर आप कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा, सपोज आप रोड से चल रहे हो, क्योंकि आपके पास स्वतंत्रता है, अगर आप रोड के बीच में अगर नृत्य करने लगेंगे, डांस करने लगेंगे, और कोई आपको रोक भी नहीं सकता, टोक भी नहीं सकता, क्योंकि वो आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन जब रोड में आप नृत्य करेंगे तो नेचुरली बहुत लोगों को तकलीफ देगा, यस और नो? तो मेरे बच्चों को बात समझ में आ गई। तो मैंने कहा, विथ फ्रीडम कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो स्वतंत्रता के साथ एक जिम्मेवारी आती है कि जब हम स्वतंत्र होते हैं तो हमें सबको समझ कर चलना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं हार्मनी, सद्भावना। आई शुड बी इन हार्मनी विथ अदर्स। मुझे दूसरों को समझना बहुत जरूरत है। हाँ, नृत्य करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका एक समय होता है, उसका एक जगह होता है। रोड के बीच में आप नहीं कर सकते हो। Therein you need to understand the emotions of the other person. इसलिए खुशी के लिए ये 2 बातें जो मैंने समझी है, एक है स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता के साथ इस बात की जिम्मेवारी कि मैं सबके साथ कैसे सद्भावना होकर चलूं। इसलिए कल दादी जी एक बहुत अच्छी बात कर रहे थे। दादी जी ये बात कह रहे थे कि हम स्वयं खुश रहना तो चाहते ही हैं, लेकिन साथ साथ हमें दूसरों की खुशियों का भी अंदाज होना चाहिए, दूसरों के खुशियों को भी महसूस करना चाहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि मैं खुश रहना चाहता हूं बट एट द कॉस्ट ऑफ समवन एल्सेस हैप्पीनेस। नो, दैट्स नॉट द राइट फॉर्मूला। और इसी तरह आप देखेंगे, जैसे गाड़ी है, गाड़ी में भी सद्भावना होना बहुत जरूरत है। गाड़ी का हर पुर्जा जो है, एवरी कंपोनेंट, देयर शुड बी हार्मनी विथ ऑल मशीन पार्ट्स ऑल्सो। अगर पुर्जा के बीच में अगर सद्भावना होती है तो हम मंजिल बहुत सुरक्षित और बहुत खुशी से पहुंच सकते हैं। और अगर मैं संगीत की बात कहूं, कोई भी गीत, संगीत या नृत्य हमें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसके बीच में एक सद्भावना होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ हार्मनी, राइट? आप देखिए, एक व्यक्ति अपने में बहुत अच्छा संगीतज्ञ हो सकता है, बट जो टीम के साथ काम करता है तो उसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूसरों को समझना और दूसरों के साथ तालमेल करके चलना। द सेम थिंग स्टैंड्स ट्रू विद डांस ऑल्सो। सोलो डांस करना बहुत इजी है, लेकिन अगर स्टेज में अगर 10, 12, 15 अगर आर्टिस्ट है और उनके साथ ताल मिलाकर चलना, दैट इज अ वेरी ग्रेट चैलेंज, राइट? एंड देयरफॉर देयर शुड बी अ परफेक्ट हार्मनी इन म्यूजिक एंड डांस। मैंने इस विद्यालय में एक बात सीखी, और ये मैंने सीखा कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति के बीच में इंटरनल हार्मनी होना बहुत जरूरत है। जैसे एक म्यूजिशियन होता है, वो म्यूजिशियन जब तक वो इंटरनल हार्मनी अगर होगी तभी वो दूसरों के साथ सद्भावना होकर चल सकता है, राइट? और म्यूजिशियन में इंटरनल हार्मनी क्या जरूरत है, जो बहुत 4 बातें जो मैंने सीखा और समझा। सबसे पहली बात, सुर, ताल, शब्द और भाव। ये चारों बातों पर अगर तालमेल होगा, आप देखेंगे वो गीत, वो संगीत, वो नृत्य लोगों को बहुत खुशियां, लोगों को बहुत आनंद देगा। और आप सभी आर्ट एंड कल्चर के जो भाई बहन हैं, उनको देखकर मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट जो बहुत तनाव में आते हैं, बहुत स्ट्रेस में आते हैं, मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूं, whenever you are in a state of stress, listen to very good music. अच्छा म्यूजिक सुनो, अच्छा गीत सुनो, अच्छा संगीत सुनो। और मैं अपने बच्चों को कहता हूं, जो आपको अच्छा लगता है, you can always listen to it. हमारे बच्चे बड़े मैथमेटिक्स का जब वो इक्वेशन करते हैं, मैं उनको हमेशा ये राय देता हूं, डेरिवेशंस के बीच में अगर कहीं पर भी आप अटक गए और अगर आप डेराइव नहीं कर पा रहे हैं तो टेक अ ब्रेक। जो म्यूजिक आपको बहुत अच्छा लगता है वो सुनो, एंड देन अगेन कम बैक। तो बहुत बच्चों का अनुभव होता है, सर हम लोग तो ये करते ही हैं, व्हेनेवर वी आर इन अ स्टेट ऑफ स्ट्रेस, ऑटोमेटिकली हम म्यूजिक सुनते हैं। लेकिन मैं आप सभी कला और संस्कृति के भाई बहनों से ये पूछना चाहता हूं कि हमारे गीत, संगीत, नृत्य को देखकर जो साधारण जन प्रजा है, उनको उनका तनाव का प्रबंधन होता है।
लेकिन जो आर्ट एंड कल्चर विंग के भाई बहन उनको क्यों स्ट्रेस होता है? वाई आर वी अंडर स्टेट ऑफ स्ट्रेस? ये समझना बहुत बहुत जरूरत है, क्योंकि कभी कभी हम अपने परफॉर्मेंस को लेकर, अपने सिचुएशन को लेकर, अपनी परिस्थिति को लेकर हम इतने तनाव में क्यों आ जाते हैं और हमारी खुशी कैसे गायब हो जाती है। हमारे गीत संगीत को सुनकर सामने वाले उत्सव मनाते, लेकिन वही गीत संगीत मुझे उत्सव के उस सिचुएशन में क्यों नहीं लेकर आ पाता है? इसको समझना बहुत बहुत जरूरत है। और जहां तक स्ट्रेस का सवाल है, अगर हम इंडियन पेरेंट्स के स्ट्रेस ग्राफ को ड्रॉ करें, इफ यू ड्रॉ द स्ट्रेस ग्राफ ऑफ इंडियन पेरेंट्स, तो जनवरी फरवरी में इंडियन पेरेंट्स का स्ट्रेस बढ़ने लगता है। मार्च अप्रैल में सबसे ज्यादा स्ट्रेस, फिर धीरे धीरे कम होता है। भाई मार्च अप्रैल में माता पिता को इतना स्ट्रेस क्यों होता है? क्यों होता है? वाह, राइट आंसर, बच्चों के एग्जाम्स को लेकर। और मैं देखता हूं जिस दिन बच्चों के एग्जाम्स होता है ना, उस दिन माँ का प्यार बच्चों से थोड़ा ज्यादा ही बढ़ जाता है। उस दिन माँ क्या करेगी, बहुत प्यार से बेटे को नाश्ता बना कर देगी, और वो लड़का कहेगा नो नो मम्मा, आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग, आई एम नॉट एट ऑल हंग्री, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। तो मामा कहती नो नो नो, एग्जाम है 10 o'clock, और मम्मा उसको नाश्ता भी खिला रही है, हॉर्लिक्स भी पिला रही है, बॉर्नविटा भी पिला रही है, और बेटा कहता मम्मा व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, आप क्यों नहीं समझते हो? मालूम बेटा माँ को क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? बेटा माँ को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि मम्मा हार्डवेयर का प्रॉब्लम नहीं है, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, और मम्मा लगे हुए हार्डवेयर का मेंटेनेंस कर रहे हैं। अच्छा बताइए दोस्तों, इसमें हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है? हार्डवेयर हमारा शरीर है और सॉफ्टवेयर हमारा मन। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हमारे मन में देयर ऑट टू बी पीस एंड हार्मनी। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और जिस तरह एक संगीतज्ञ के लिए सद्भावना बहुत जरूरत है, सुर, ताल, शब्द और भाव के बीच में, उसी तरह हमारे मन में भी सद्भावना होना बहुत जरूरत है। देयर शुड बी एब्सोल्यूट सिम्फनी, देयर शुड बी एब्सोल्यूट मेलोडी, देयर शुड बी एब्सोल्यूट हार्मनी। और अगर हमारा मन वो सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है ना, तो आप देखेंगे चाहे कितनी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपका मन बहुत शांत, आपका मन बहुत खुश। बिकॉज हैप्पीनेस इज अ फंक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर, हैप्पीनेस इज अ फंक्शन ऑफ अ माइंड। तो आप यहां पर आए हो, आपने नेचुरली मन के बारे में कुछ एक समझा होगा। आज के इस सिलेबस के आधार पर वी हैव टू क्रिएट अ डिवाइन कल्चर। एक दिव्य संस्कृति हमें बनानी है, तो ये मन से स्टार्ट होता है। और हमारा एक आंतरिक टीम है, और वो टीम क्या है जो मैंने इस विद्यालय से सीखा? T is thoughts, E is emotions, A is attitude and M is memories। अर्थात हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा दृष्टिकोण और हमारी स्मृतियां। जब ये हमारे मन की 4 कंपोनेंट्स में जब सद्भावना होगा, तो आपका मन प्रफुल्लित, आपका मन हमेशा खुश रहेगा। और क्योंकि आप यहाँ पर आए हो, और ये भी एक बहुत अच्छा विद्यालय है, और खास करके मेरे इंट्रोडक्शन में कह रहे थे कि बच्चों को पढ़ाई को लेकर बहुत बड़ा तनाव होता है, तो इसलिए आज मैं आप सभी यहाँ पर ईश्वर के घर पर आए हो ना, तो मैं आपको एक अच्छा सा गिफ्ट देना चाहूँगा। और मैं चाहता हूँ घर जब आप वापस आए, तो खास कर अपने बच्चों को ये गिफ्ट ज़रूर ज़रूर देना। आप में से कितने भाई बहन ये गिफ्ट अपने बच्चों को देंगे? वो हाथ उठाएं। आजू बाजू कोई सो गया होगा तो बुला लीजिए, सुबह से जागे ना। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाथ नीचे रखिए, ये गिफ्ट जरूर यहां से लेकर जाना, ठीक है? ओके, फिर से हाथ उठाएं, पूरा हाथ उठाएं। अच्छा, कुछ माताएं डबल उठा रहे, एक काफी है, पूरा हाथ उठा के रखें, हाथ उठा के रखिए, ओके। अब मैं एक स्टेटमेंट रीड करूंगा, हाथ उठा के रखना। कैन यू मेमोराइज द लिस्ट ऑफ 7 ऑब्जेक्ट्स इन जस्ट 10 seconds? क्या आप 7 वस्तुओं को 10 सेकेंड के अंदर याद कर सकते हो? माई गॉड, व्हाट अ लेवल ऑफ आत्मविश्वास। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, पूरा हाथ उठाइए। क्या आप 7 वस्तुओं को 10 सेकेंड के अंदर याद कर सकते हो? वंडरफुल पीपल हैं। स्वामी भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन हाथ दुख रहा है। ठीक है, हाथ नीचे रखिए। गारंटी प्लस वारंटी, आप जरूर याद कर सकते हो। कैन वी सी द स्लाइड प्लीज? अच्छा बताइए दोस्तों, ऊपर क्या लिखा है? जोर से बोलिए। वेरी गुड। नीचे क्या लिखा है? ऑल दी बेस्ट। किसके लिए बोल रहे हैं? अपने लिए बोल रहे हैं। अब मैं 7 वस्तु बताता हूं, याद करना। वैसे भी दोस्तों आपने हाथ उठाया कि आपको याद रहेगा, ओके। हियर वी गो। बोलिए जामुन, पतंग, आसमान,
पंछियां, फूलों का बगीचा, छोटा सा बच्चा, तिलक। अच्छा दोस्तों, अब ये 10 में से आप में से कितनों को कितना याद है मैं नहीं पूछूंगा। स्वामी भाई, थैंक यू वेरी मच ब्रदर, कितने अच्छे भाई निकले, सारा टेंशन खत्म कर दिया। बच्चों को टेंशन नहीं देना, बच्चों को टेक्नोलॉजी देना है, करेक्ट? हाँ, जोर से तालियां बजा लीजिए। लेकिन मैंने ये 7 वस्तु क्यों बताए, ये बताने के पहले एक शिक्षक होने के नाते मैं ये महसूस करता हूं हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होना चाहिए। और क्या परिवर्तन होना चाहिए? वी शुड शिफ्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम अ गुड मेमोरी टू अ पावरफुल माइंड। एक होता अच्छा स्मरण शक्ति और दूसरा होता शक्तिशाली मन, अंतर है दोनों के बीच में। गुड मेमोरी एंड अ पावरफुल माइंड। खास आप यहां पर आए हो ना, तो आप स्मरण शक्ति को भी बढ़ा सकते हो, शक्तिशाली मन भी कर सकते हो। बहुत सिंपल, कैसे मन को शक्तिशाली बनाएं, बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाता हूं। जैसे दोस्तों, हम सभी के पास एक मोबाइल होता है। मोबाइल की मैक्सिमम मेमोरी कार्ड में स्टोर की जाती है। कार्ड को क्या कहते हैं? कार्ड को क्या कहते हैं? मेमोरी कार्ड या सिम कार्ड। अच्छा दोस्तों, अगर मैंने अपने मोबाइल से सिम कार्ड निकाल दिया तो मेरा मोबाइल क्या बनेगा? डब्बा, बॉक्स। एक काम करता हूं, अपने मोबाइल से सिम कार्ड निकालकर आपके मोबाइल में फिक्स करता हूं, तो क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ मेमोरीज। आप मेरे एसएमएस मैसेज पढ़ सकते हो, आप मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट देख सकते हो। मुंबई से अगर कोई भी विद्यार्थी मुझे फोन करेगा तो रिंगटोन बजेगा आपके सेट पर। हमको पता है मोबाइल की मैक्सिमम मेमोरी स्टोर होती है सिम कार्ड पर। हमें यह भी पता है कंप्यूटर की सारी मेमोरी स्टोर होती है उसके हार्ड डिस्क पर। उसी तरह बताइए, ये जो 7 वस्तु मैंने आपको बताया, आपने कहां स्टोर किया? कहां स्टोर किया? जगह मालूम होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे जब स्कूल से घर आते हैं ना, घर आते ही साथ अपना बस्ता यहाँ फेंकते हैं, जूता वहां फेंकते हैं और दूसरा दिन सुबह कुछ ढूंढने लगते हैं। तो माँ पूछती है, बेटा व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर? और बेटा कहता, मम्मा मैं अपना राइट मोजा ढूंढ रहा हूँ मम्मा। और मम्मा मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा याद करो ना किस दिशा में फेंका था, ईस्ट में फेंका था, वेस्ट में फेंका था। जगह मालूम होनी चाहिए ना। एक बार मैं 10वीं कक्षा के बच्चों को सेशन ले रहा था, सारे बच्चे बैठे थे। मैंने कहा, बच्चों पापा के लैपटॉप के अंदर कौन से ड्राइव में कंप्यूटर गेम स्टोर किया ये आपको मालूम होना चाहिए, ताकि उस ड्राइव से आप कंप्यूटर गेम्स को निकाल सको, खेल सको। यस और नो? बच्चों ने कहा यस। मैंने कहा उसी तरह एग्जाम जाने के पहले कितना फॉर्मूलाज, कितना इक्वेशंस पढ़ते हो, कहां स्टोर करते हो? एक स्टूडेंट खड़े होकर कहता है, स्वामी सर दिल में स्टोर करता हूं सर। मैंने पूछा, बीच में दिल कहां से आ गया? बोला, सर जब मैं एग्जाम लिखने जाता हूं ना, मेरा दिल बहुत जोर से धड़कता है सर। मैंने कहा वेरी गुड आंसर। तो आप सभी तो पढ़े लिखे भाई बहन है ना, कहां स्टोर करते? मैं बताता हूं। जिस तरह मोबाइल में एक सिम कार्ड है ना, हम सभी के पास भी एक सिम कार्ड है। ओके? और यहां पर आए हो तो अपना सिम कार्ड जरूर एक्टिवेट करके जाना। व्हाट डू यू मीन बाय सिम कार्ड? मैंने भी आज तक सोचा था कि शायद ब्रेन में स्टोर करते हैं, लेकिन ब्रेन में भी एक हमारा एक सिम कार्ड है। और आज आप इसको बहुत अच्छी तरह महसूस करेंगे। SIM, S मतलब अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, कि मैं कौन हूं, राइट? और आप यहां पर आए हो तो आपने सभी ने अपना स्वयं का परिचय पाया। और पहला दिन का सेशन, आज से करीब 18 वर्ष पहले जब मैं पहली बार ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में गया, तो पहला दिन का सेशन सुनकर मुझे इतना अच्छा लगा। और ये चित्र दिखाया गया था, और चित्र में क्या दिखाया आप लोग को सभी इसकी जानकारी होगी क्योंकि आपका ये परिचय इसके बारे में हो गया है। हमें ये बताया गया कि गाड़ी में जब तक ड्राइवर होता है ना तो गाड़ी चलता है, ड्राइवर उतरा गाड़ी रुक जाता है। उसी तरह ये शरीर एक बहुत सुंदर गाड़ी है, लेकिन इसका ड्राइवर कौन है? ड्रॉप अ लाइन फ्रॉम हियर, ड्रॉप अ लाइन फ्रॉम हियर, मीटिंग पॉइंट हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में दैट पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी इज देयर, जिसको आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, सोल कहते हैं, लेकिन हम अपने इंजीनियरिंग भाषा में उसको एनर्जी कहते हैं। जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है देन इट इज कॉल्ड एज ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन अर्थात शरीर, बीइंग अर्थात उसमें रहने वाली वो चैतन्य शक्ति। हमारी मुंबई यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग सिलेबस में यही प्रॉब्लम है। और मैं जब अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था तो मैंने उनको कहा, अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें पंछी कौन सा है और पिंजरा कौन सा है, और हम पंछी जो हैं खुशरूपी गीत क्यों नहीं गा पाते? Why are we not able to sing the song of happiness every moment? क्योंकि हम भी
पिंजरे में बंद हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी में अगर मेरे बच्चे पहली बार फर्स्ट ईयर में आते ना, तो मैं उनको गाड़ी के बारे में पता क्या सिखाता हूँ, वो गाड़ी कैसे चलती है, रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन। जब मेरे बच्चे फर्स्ट ईयर पास हो जाते, सेकेंड ईयर में पहुंचते हैं, तो मैं उनको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सिखाता हूँ। ये गाड़ी किस मटेरियल से बना हुआ वो स्ट्रेंथ में सिखाता हूँ। जब वो थर्ड ईयर में पहुंचते हैं तो मैं उनको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग सिखाता हूँ। जब मेरे बच्चे फोर्थ ईयर में पहुंचते हैं तो मैं उनको डिजाइन सिखाता हूँ। 4 साल मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, और 4 साल किसके बारे में सिखा रहा हूँ, उस गाड़ी के बारे में। लेकिन 4 साल यूनिवर्सिटी मुझे यह लाइसेंस नहीं देता है, यह स्वतंत्रता नहीं देता है कि उस गाड़ी में बैठने वाले ड्राइवर के बारे में, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहां पे पिंजरा और गाड़ी पता क्या है, पिंजरा और पंछी, ये जो पंछी जो है वो आत्मा रूपी पंछी है, और पिंजरा जो है ये शरीर रूपी पिंजरा है। और यहां पर आए हो ना, तो अपने आप को इस शरीर से मुक्त और जीवन मुक्त की अवस्था का वो टेक्नोलॉजी आप जरूर सीख कर जाइए दोस्तों। और खास कर ये आत्मा का परिचय क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण बताता हूं। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर अगर एक व्यक्ति 24/7 24 घंटे वो गाड़ी चला रहा है, और गाड़ी चलाते चलाते वो ये महसूस करता है कि मैं ही गाड़ी हूं। सपोज आई एम ड्राइविंग वैगनआर, मारुति वैगनआर, गाड़ी में हमेशा चला रहा हूं, और क्योंकि लॉन्ग ड्राइव में जाता हूं तो उसी में सोता हूं, उसी में सारा कार्य व्यवहार करता हूं। कुछ समय के बाद मैंने ये महसूस किया कि मैं ही गाड़ी हूं। हमारे जीवन में कुछ फर्क पड़ता है क्या, फर्क पड़ता है क्या? या तो हाँ जी बोलिए, नहीं तो ना जी बोलिए। एक व्यक्ति बहुत वर्षों से गाड़ी चला कर ये फील करता है कि मैं ही गाड़ी हूं। जीवन में कुछ फर्क पड़ता है क्या? आइदर से यस और से नो। यस, क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है दोस्तों। एंड वाई वी आर नॉट एबल टू सेलिब्रेट आवर लाइफ, कौन से बंधन में हम जकड़े हुए हैं ये समझना जरूरत है। जस्ट इमेजिन करिए, आप अपने दोस्त जो हमेशा गाड़ी चलाता है उनको आप कहेंगे कि भाई आप शांतिवन में आइए, वहां बहुत अच्छा आर्ट एंड कल्चर विंग का प्रोग्राम है। तो आपके जो दोस्त जो हमेशा गाड़ी चलाते वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ। बोले नहीं, आप अपनी गाड़ी लेकर चलो, मैं आपको उसका भाड़ा भी दे दूंगा, देन विल बी वेरी हैप्पी। चलो चलो, है ना भाई, मैं वहां जाऊंगा। और वहां आप यहाँ पर शांतिवन, वो आपको अपनी गाड़ी में लेकर आते हैं। फिर अगर आप उनको कहो कि भाई आप डायमंड हॉल में पहुंचो और स्वामी भाई का लेक्चर सुनो, तो आपके दोस्त क्या कहेंगे, नहीं मैं तो नहीं आ सकता हूँ। तो आप पूछेंगे क्यों नहीं आ सकते हो, आप यहाँ बैठे हो, फ्री हो तो आ जाओ ना, सुनो ना, यहाँ बहुत सारी कुर्सियां भी खाली है। बोला नहीं नहीं मैं नहीं आ सकता हूँ। वो कहेंगे, आप पूछेंगे क्यों नहीं आ सकते, तो कहेंगे मेरी गाड़ी कैसे आएगी। तो आप कहेंगे नहीं नहीं, गाड़ी को थोड़ी ना डायमंड हॉल में अंदर लेकर आने के लिए, मैं तो हम तो आपको बोल रहे हैं अंदर आने के लिए। नहीं नहीं नहीं, मेरी गाड़ी नहीं आ सकती ना, वहां दरवाजे के अंदर मेरी गाड़ी कैसे आएगी, इट इज नॉट पॉसिबल। आप कहेंगे नहीं नहीं, गाड़ी को नहीं बुला रहे भाई साहब, आपको बुला रहे हैं। क्योंकि जिंदगी भर हम ये कॉन्शियसनेस में थे कि मैं गाड़ी हूं। तो आप उनको मदद करेंगे, आप बोलेंगे अच्छा मैं मदद करता हूं, मुझे आपकी मानसिक अवस्था समझ में आ गई। अब धीरे से उसका दरवाजा खोलेंगे गाड़ी का, और धीरे से उसको पकड़ेंगे और कहेंगे आप अलग हो, आप गाड़ी से आप अलग हो। नहीं नहीं नहीं, मैं तो गाड़ी हूं, तो थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा। आप अपने एक और दोस्त को बुलाएंगे, बोलेंगे इसको थोड़ा दबोचो और पकड़ो। तो फिर आप 2 दोस्त उसको बहुत प्यार से उठाएंगे, और जैसे ही वो गाड़ी के बाहर आएंगे उस दिन वो महसूस करेंगे देयर इज सो मच ऑफ फ्रीडम, इतनी स्वतंत्रता है, और फिर वो जहां चाहे वो आ सकते हैं। इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस शरीर रूपी गाड़ी के अंदर ये आत्मा रूपी पंछी फंसी हुई है। तालियां बजाएं, मतलब आप इंटेलिजेंट हो, हैं, आपको बात समझ में आ रही है। तो इस स्वतंत्रता की ये जो चाबी है ना, हमेशा के लिए लेकर जाना। तो दोस्तों ये जो 7 वस्तु आप कहाँ स्टोर करते हो, इस पॉइंट ऑफ लाइट में, उस आत्मा में। जैसे मुझे टेक्निकली इसको समझाना बहुत अच्छा लगता है, और मैं अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को मैं बहुत प्यार से समझाता हूँ। जैसे एक एरोप्लेन की जो सारी मेमोरीज होती है ना दोस्तों, ये ब्लैक बॉक्स में स्टोर होती है। इट इज नॉट ब्लैक इन कलर, इट इज ऑरेंज इन कलर। उसी तरह हमारी जो सारी स्मृतियां हैं, हमारे जो सारे संस्कार हैं, वो कहाँ स्टोर करती है, आत्मा में। इसे एक बहुत अच्छा डायलॉग जो मैंने समझा है, एजुकेशन इज नॉट द फिलिंग ऑफ द वेसल। बहुत सारे फॉर्मूलास याद करना ये शिक्षा नहीं है, बट इट इज इग्नाइटिंग द लाइट विद इन, इस प्रकाश स्वरूप को अनुभव करना। इसलिए मैं देखता हूं आज के समाज में बहुत सारे लोग पूरी तरह कंफ्यूज, क्योंकि यहां का बल्ब फ्यूज हो गया है।
तो यहाँ पर आए हो ना, तो अपने इस बल्ब को जागृत करके जरूर जरूर जाइए। तो ये जो 7 वस्तु जो आपने बताए कहाँ स्टोर किया, इस पॉइंट ऑफ लाइट में। इसको आत्मा कहते हैं, सिम कहते हैं। स्वामी भाई ने भी जो सारी मेमोरीज की जो बात कही ना, इस आत्मा में स्टोर किया है। और अगर स्वामी भाई का सिम कार्ड यहाँ से निकला, ये बन जाएगा डब्बा। फिर अगर आप स्वामी भाई को फोन करोगे ना, तो आपको एक बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा, दिस नंबर इज आउट ऑफ कवरेज एरिया, गया सिम। एक हफ्ता और ट्राई करो, आपको बहुत सुंदर संदेश मिलेगा, ये नंबर अस्तित्व में नहीं है। और स्वामी भाई का सिम एक छोटे से बच्चे में जाता है, ट्रांसफर ऑफ मेमोरीज, सारा का सारा मेमोरीज ट्रांसफर होता है। और दोस्तों, जो मैं रिसर्च अभी जो कर रहा हूं, ये वस्तुओं को और शब्दों को और नंबर को याद करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इस बात को स्टडी कर रहा हूं कि एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी कैसे जाती है। आप देखेंगे, कभी कभी आपने देखा होगा, छोटे बच्चे कितने छोटे उम्र में क्या संगीत गाते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। मैं कुछ समय पहले यूपी में गया, तो मैंने देखा वहां एक छोटी सी बच्ची इतना वंडरफुल नृत्य करती थी। और जब हम सभी ने नृत्य देखा तो हम इतने गदगद हुए। तो उस प्रोग्राम के बाद वो बच्ची मेरे पास आई, तो मैंने कहा आप अपने माता पिता को भी बुलाओ। और जब उनके माता पिता पहुंचे तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप कोई डांस के टीचर हो क्या? तो उसकी मम्मी ने कहा, नो स्वामी भाई, मुझे कोई डांस का पता ही नहीं था। तो मैंने कहा, फिर ये बच्ची ने कैसे सीखा इतनी छोटी सी उम्र में? उन्होंने कहा, स्वामी भाई मुझे भी पता नहीं, लेकिन बचपन से इसको डांस करने का बहुत शौक था। मतलब कैसे संस्कार हम एक जन्म से लेकर दूसरे जन्म में लेकर जाते हैं। तो एक काम करना, यहां पर आए हो ना, तो यहां पर अपने सिम कार्ड को जरूर जरूर एक्टिवेट करना, ओके? और अगर आप यहां से जैसे ही आप घर जाओगे, और घर जाते ही साथ आपके बच्चे आपका खिला हुआ चेहरा देखकर पूछेंगे, मामा आपका चेहरा इतना खिला हुआ क्यों है? तो आप कहना, बेटा शांतिवन में गई थी ना, वहां सिम एक्टिवेट हो गया। बच्चे पूछेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय सिम एक्टिवेशन? तो आप सभी भाई बहन जवाब देना, आई अंडरस्टूड हु एम आई। तो बच्चे पूछेंगे, मम्मा आप कौन हो? तो क्या जवाब देंगे? आप एक काम करना, अपना राइट हैंड बच्चे के सर पर रखना और बहुत खुशी से मुस्कुराते हुए, इट्स ऑल योर फ्लो ऑफ एनर्जी, बहुत खुशी से मुस्कुराते हुए बच्चे को देखकर पूछना, बेटा आपको पता है आप कौन हो? मम्मा मैं कौन हूं? हाथ रखे रहना और बहुत खुशी से मुस्कुराते हुए पूछना, बेटा आपको पता है आप कौन हो? मम्मा बताइए ना मैं कौन हूं? और बहुत मुस्कुराते हुए कहना, बेटा आप हो तारे जमीन पर। कौन हो? हाँ, आजकल बच्चों को ना स्टार बनना बहुत अच्छा लगता है, फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, सुपर स्टार। उस दिन प्रोग्राम कर रहा था, एक खड़े होकर कहता है, स्वामी भाई रॉक स्टार ऑल्सो सर। मैंने कहा, तेरे को जो स्टार बनना है बन, लेकिन उनको बनाएगा कौन? वी पेरेंट्स एंड वी टीचर्स। चलिए हम अपने सिम कार्ड को एक्टिवेट करते हैं, राइट? और वैसे भी संगीत और संस्कृति के में ना एक बहुत जो नवरस होता है ना, उसमें एक रस है श्रृंगार रस, ठीक है ना? हर दिन सुबह उठना और अपने आप को इस चमकते हुए सितारे के रूप में देखना और बहुत अच्छी तरह से अपना श्रृंगार करना। वन ब्यूटी इज एन एक्सटर्नल ब्यूटी, ओके? लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो परमात्मा आकर हम बच्चों को सिखा रहे हैं इज द इंटरनल ब्यूटी। आंतरिक श्रृंगार करना ये बहुत बहुत जरूरत है। तो आप सभी मेरे साथ बोलिए, आई, जोर से बोलिए, आई एम अ हैप्पी एंड पावरफुल सोल, ठीक है? तो जो सिम कार्ड, उसमें एस जो है, इट इज द सेल्फ, दैट इज द सोल। अब हम आई और एम को भी एक्टिवेट करते हैं। वैसे इंजीनियरिंग भाषा में सिम का जो फुल फॉर्म होता है, इट इज कॉल्ड ए सर्वर आइडेंटिटी मॉड्यूल। मतलब आपने अपने मोबाइल से किसी को भी फोन किया, आपने जो फोन रिसीव किया, मैसेज दिया, मैसेज किया, वो सारा का सारा रिकॉर्ड कैच कर सकते हैं, ओके? इट इज कॉल्ड ए सर्वर आइडेंटिटी मॉड्यूल। उसी तरह अब यहां पर आए हैं तो हम अपना इंटरनल सिम कार्ड को देखेंगे। एस मीन्स द सोल, आत्मा। आई और एम क्या है? एम इज द माइंड, और मन का काम है विचार करना। और एक दिन में एक व्यक्ति को हजारों विचार चलते, संकल्प चलते। आप गाड़ी की बात अगर करें तो जब मैं पहली बार गाड़ी चलाना सीख रहा था, तो जो ट्रेनर मेरे साथ थे ना, उन्होंने मुझको कहा, स्वामी भाई गाड़ी बहुत फास्ट चलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में कोई भी व्यक्ति बैठेगा गाड़ी में और अगर एक्सीलरेटर में पैर दबाएगा तो गाड़ी चलेगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
लेकिन एक कुशल जो ड्राइवर है ना, उसकी पता निशानी क्या है? अगर गाड़ी जो है चढ़ाई पर है और सामने भी एक गाड़ी, पीछे भी एक गाड़ी, और उस गाड़ी को अगर आप कंट्रोल कर सकते हो, देन यू आर अ गुड ड्राइवर, है ना? ये बात उन्होंने मुझे कही। कुछ समय पहले मैं जब वाशी गांधर्व विद्यालय में ज्वाइन किया, और जब मैं फ्लूट सीख रहा था, तो हमारे रिस्पेक्टेड टीचर ने मुझे ये बात बताई। बोला, स्वामी भाई, वो जो 7 सुर आप इतना फास्ट करते हो, लेकिन आप जितना उसको धीरे बजा सकते हो, आप अलंकार को कितना धीरे आप बजा सकते हो, देन यू कुड बिकम अ गुड म्यूजिशियन। और मैंने बचपन का एक डायलॉग सीखा था, समझा था, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जितना स्लो होगा उतना वो स्टेडी होगा, और जितना वो स्टेडी होगा आप सफलता की तरफ बढ़ेंगे। उसी तरह दोस्तों, आप अगर इधर आए हो ना, तो अपने मन को चेक करो कि मेरे मन में जो इतने संघर्ष चलता है, इतना जो तूफान चलता है, इतने संकल्पों की जो क्वांटिटी चलती है, 2 दिन के लिए यहां पर आए हो ना, अपने मन को धीरे धीरे प्रयास करो। मेरे फ्लूट के वो म्यूजिक टीचर मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि जब मैं पहली बार अपने हाथ में बांसुरी उठाया, तो मैंने देखा वो छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा बजा रहे हैं, और इतना स्लो एंड स्टेडी भी बजा रहे हैं, और उनके शब्दों में इतना क्लैरिटी। तो मैंने अपने सर से पूछा, ये छोटे बच्चे इतना अच्छा कैसे बजा सकते हैं? तो वो सर ने कहा, स्वामीनाथन जी, बस एक चीज बच्चों ने किया, अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। इसे उसी तरह अगर हमें मन को भी शांत करना है, तो यही बात को फॉलो करना पड़ेगा जो मेरे म्यूजिक टीचर ने सिखाया। अभ्यास करो। अगर आप यहाँ पर थोड़ा बहुत मेडिटेशन अगर हमारे राज्यों का टीचर्स करा रहे, अगर तकलीफ हो रहा, नथिंग टू वरी, धीरे धीरे आप देखेंगे आपका मन धीरे धीरे शांत और शीतल होता जाएगा। तो मन का काम है विचार करना। अब व्हाट इज आई? आई मीन्स इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट अर्थात बुद्धि। और बुद्धि क्या करती है? बुद्धि निर्णय देती है। और निर्णय कैसे देती है? थ्रू द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, चित्रीकरण करना, राइट? और खास कर आपके बच्चों को पता स्ट्रेस क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन फॉर स्ट्रेस? मुझे याद आता, जब मैं स्कूल पढ़ता था, तो हमारी एक बहुत अच्छी टीचर थी, बीच बीच में डायलॉग कहते थे, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। और मैं क्लासरूम में बैठकर ना गिनता था आज टीचर का कितना कॉन्सेंट्रेशन होने वाला है। और एक दिन तो हाफ सेंचुरी ब्रेक किया, तो मैंने खड़े होकर पूछा, मैडम फॉर गॉड्स सेक कैन यू टेल मी व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? तो हमारी टीचर मुझे घूर के देखते और कहते हैं, स्वामी भाई डोंट आस्क क्वेश्चंस, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। अरे कॉन्सेंट्रेशन क्या? ये तो हमने बच्चों को सिखाया नहीं, एंड वी एक्सपेक्ट देम टू कॉन्सेंट्रेट। गुजरात में मैं प्रोग्राम कर रहा था, सारे टीचर्स बैठे थे। मैंने कहा, आप सभी शिक्षक हो, आप बता सकते हो, कैन यू टेल मी द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन? तो टीचर्स ने जवाब दिया, स्वामी भाई फोकस। मैंने कहा, फोकस बहुत सिंपल शब्द है, कैमरा को आप फोकस कर सकते हो, सामने जो दिखाई देता है चित्र आप उसको कैच कर सकते हो। मैंने कहा, कैमरा को फोकस किया जा सकता है, अब यहां क्या करना है कभी मैंने अपने बच्चों को सिखाया? फिर किसी ने कहा एकाग्रता, किसी ने कहा ध्यान। मैंने कहा नहीं, आप पर्यायवाची शब्द यूज कर रहे हो, लेकिन हमारे बच्चों को एकाग्रता क्या है हम समझा नहीं पाए। और खुशी की बात है कि हमारे भारत के जो प्राचीन गुरुकुल सिस्टम में ये एकाग्रता सिखाया जाता था, और वो सिखाते थे गीत और संगीत के माध्यम से। एंड जो लोग गीत संगीत सीखते हैं उनकी एकाग्रता ऑटोमेटिकली शार्प होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज कंसंट्रेशन। आप मेरे साथ रिपीट करना, ओके? आप बोलिए, जब, बोलिए सभी, जब मेरा मन और बुद्धि एक साथ कार्य करती है उसको एकाग्रता कहते हैं। ठीक है? अब उसी तरह, क्योंकि हम गीत संगीत के साथ जुड़े हुए हैं, गीत संगीत में हमने देखा है जब सुर और ताल जब एक साथ कार्य करता है तो फिर वह हमारे कानों को बहुत आनंद देता है। सुर और ताल भी साथ चलना चाहिए। उसी तरह एकाग्रता में मन रूपी सुर और ताल रूपी बुद्धि भी साथ काम करेगा, तो आप देखेंगे आपका जीवन संगीतमय बन जाता है। आप सभी से मैं पूछना चाहूंगा, आपके जो बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं ना, जब वो किताब लेके के सामने बैठते हैं, उनका मन और बुद्धि एक साथ कितना समय टिक सकता है? क्या होगा टाइम ड्यूरेशन? और नजदीक मोबाइल भी नहीं है। अगर ऐसा कंडीशन है, अब आपके बच्चे किताब पढ़ रहे हैं
और उनका मन और बुद्धि वहीं पे टिका हुआ है, नजदीक मोबाइल भी नहीं है। कितना समय वो अपने मन बुद्धि को टिका सकते हैं पढ़ाई में? कितना समय? 10 मिनट्स। बाप रे, कितना अच्छा लगता है सुनकर। हैं, मैं नवी मुंबई के बच्चों पर मैं ट्राई कर रहा था, मैंने देखा हमारे जो 7वीं 8वीं 9वीं के बच्चों पर ट्राई करके देखा कि उनका मन और बुद्धि एक साथ, पता है कितना समय? हार्डली 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड की मैं बात कर रहा हूं, राइट? तो पेरेंट्स कहते हैं स्वामी भाई ये तो एकदम ठीक है। तो मैं पेरेंट्स से पूछता हूं, अच्छा बताइए माता पिता और पेरेंट्स की एकाग्रता कितनी है? अच्छा बताइए बच्चों से ज्यादा है या बच्चों से कम है? वेरी गुड आंसर, बच्चों से कम है। और हमारा जो एकाग्रता बच्चों से कम है, हम बार बार बच्चों कहते हैं आप अपनी एकाग्रता पढ़ाई पर एकाग्र कीजिए। और मुझे याद आता जब मैं बच्चों पर काम कर रहा था तो पता है उनकी एकाग्रता को 10 सेकंड से 11 सेकंड लेकर आने के लिए मैंने क्या किया? मैंने उनको लाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजाया, बहुत इजी म्यूजिक, और म्यूजिक का धीरे धीरे मैंने वीडियो दिखाया और मैंने कहा आप इसको, इस वीडियो को धीरे धीरे देखते रहो। और मैंने देखा आजकल के बच्चे ना बहुत फास्ट म्यूजिक सुनते हैं, और जितना वो फास्ट म्यूजिक सुनेंगे उतना उनका जो माइंड है वो हाइपर एक्टिव होगा, जिसको हम लोग कहते हैं बीटा प्लस। आजकल मैं देखता हूं हमारे बच्चे जो कैंपस में जो डांस करते हैं ना, ब्रेक डांस, इतना तेज म्यूजिक, इतना तेज, आप देखेंगे धीरे धीरे उनका मन भी ब्रेक होने लगता है। लेकिन हमारे जो भारत की जो प्राचीन सभ्यता और संस्कृति, जो शास्त्रीय संगीत है, it goes in a very slow music and very very beautiful in very good melody, right? तो काफी बार पेरेंट्स कहते हैं स्वामी भाई ये तो ठीक है हमारे बच्चों की एकाग्रता बहुत कम है। मैं कहता नहीं, एकाग्रता की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने उनको ट्रेन नहीं किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा कार्टून शोज के सामने बैठ जाए तो घंटे बैठा रहता है, क्योंकि उसका मन और बुद्धि के लिए उसको वो आहार मिल रहा है, और मन बुद्धि जब टिकता है तो उसको बहुत अच्छा से याद भी हो जाता है। अब दोस्तों अगर हमने एक बात इस बात को समझ लिया तो अब हम अपने स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। आप में से कितने भाई बहन अपने स्मरण शक्ति बढ़ाना चाहते हैं? वो हाथ उठाएं, पूरा हाथ उठाएं। वेरी गुड, राइट। अभी आप एक काम करता हूं, मैं आपको 5 सेकंड के लिए, 5 से 10 सेकंड के लिए आपका मन और बुद्धि को एकाग्र करता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं आप सभी जो हैं स्क्रीन में देखें और उस स्लाइड को आप देखें। यस, दिस इज अ स्लाइड। आप ध्यान से स्लाइड को देखना, बहुत कलरफुल है, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी, आपके बुद्धि को बहुत अच्छा लगेगा। अब आप देखना पेड़ दिख रहा है, अब आप देखना उस पेड़ में बहुत सारे जामुन के फल लगे। देखा जामुन? किस किस ने जामुन देखा वो हाथ उठाएं। मैं आपके मन और बुद्धि को एकाग्र कर रहा हूं, ओके? एक दिन हम जामुन के खेती में गए, बहुत जामुन खाए। फिर जामुन खाने के बाद हमने पतंग उड़ाया। पतंग दिखाई दे रहा है? जिसको पतंग दिखाई दे रहा है वो हाथ उठाएं। बहुत अच्छा। फिर हमने देखा वो पतंग जो था ना वो आसमान में उड़ रहा था, राइट? उस आसमान में बहुत सारे पंछियां उड़ रहे थे। फिर आपने देखा वो पंछियां सारे फूलों के बगीचे में आकर बैठ गए। उस फूलों के बगीचे में एक छोटा सा बालक था और उनके मस्तक में तिलक था। देखा सभी ने? ओके, अच्छा। अब मैं आपसे पूछूंगा किसके खेती में गए? आप सभी बोलिए जामुन, जोर से बोलिए। ओके, फिर जामुन के खेती में खाए, फिर क्या उड़ाया? पतंग उड़ते उड़ते कहां पहुंचा? आसमान में कौन उड़ रहे थे? पंछियां उड़ते उड़ते कहां पहुंचे? फूलों के बगीचे में। वहां कौन बैठा था? बच्चा। और उनके मस्तक में क्या था? नंबर 1 बोलो जामुन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 फूलों का बगीचा, नंबर 6 बच्चा, नंबर 7 सभी अपना हाथ ऐसे रखिए, शर्माइए नहीं, राइट हैंड ऐसे रखिए। रखा? अभी अपने पीठ को थपथपाइए। शाबाश शाबाश, वेरी गुड मेमोरी, वेरी गुड मेमोरी। क्या मेमोरी हो गई? याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हो गया, करेक्ट। तो जब मैं इनिशियली 7 वस्तु बता रहा था ना, मैं देख रहा था कुछ भाई बहन इसको रट रहे थे। जामुन 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 जामुन, जामुन पतंग जामुन पतंग जामुन पतंग, जामुन पतंग आसमान, ऐसे याद नहीं होता है। और आजकल के माता पिता ना बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते, जोर से पढ़, जोर से पढ़, इतनी जोर से पढ़ तेरी आवाज हमें किचन तक सुनाई देनी चाहिए। अब इतना जोर जोर करोगे तो उनका मन भी बीटा प्लस में हाइपर एक्टिव होगा कि नहीं होगा? इसलिए मन को शांत रखना बहुत बहुत जरूरत है। आप पूछेंगे स्वामी भाई ये 7 वस्तु तो याद हो गए, लेकिन इस 7 वस्तु से हमारे जीवन में खुशियां कैसे आएगी? द टॉपिक इज सेलिब्रेटिंग लाइफ।
ये 7 वस्तुओं को याद करने से खुशियां नहीं आएगी दोस्तों, लेकिन क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अब आप महसूस करिए, एक दिन हम जामुन के खेती में गए, बहुत सारा जामुन खाए, और जामुन खाने के बाद हमें बहुत आनंद का अनुभव हुआ। आनंद वो भाव है, इट इज एन इमोशन। तो जब आप आनंद स्वरूप में टिकते हो तब आपको खुशी मिलेगी। जामुन को याद करने से कोई खुशी नहीं मिलेगी। हाँ, जामुन खाने से आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। फिर हम सब ने पतंग उड़ाया। पतंग उड़ाने का हमें ज्ञान चाहिए। पतंग उड़ते उड़ते आसमान में टिक गया, आसमान स्थिर, पतंग स्थिर, मेरा मन बहुत शांत। तो मैं शांत स्वरूप हूं, ये याद दिलाने से आपका मन शांत और खुश होगा। वी नीड टू वर्क ऑन आवर माइंड। उस आसमान में बहुत सारे पंछियां चल रहे थे, उड़ रहे थे, और पंछियों के आपस में बहुत प्रेम। सभी पंछियां उड़ते उड़ते फिर फूलों के बगीचे में पहुंचे। फूलों को देखकर हमें बहुत सुख का अनुभव हुआ। फिर वहां छोटा सा बच्चा बैठा था, उनके चेहरे में पवित्रता थी, और फिर उनके मस्तक में तिलक था जो शक्ति का प्रतीक है। तो आत्मा के 7 गुणों के स्मृति में जब हम रहेंगे तब हमारा मन प्रफुल्लित रहेगा, तब हम जीवन को उत्सव बना सकते हैं। ये वस्तुओं को याद करने से कोई मन शक्तिशाली नहीं बनता है। इसलिए जब हम कहते हैं सोल कॉन्शियसनेस, आत्मिक स्मृति, मतलब आत्मा के ये 7 गुण को याद करना जरूरत है। नाउ दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग, जो ऊर्जा की जो हम बात करते हैं, राइट? और इस विद्यालय में मैंने एक बहुत अच्छी बात सीखी, जो मैंने सीखा कि हम परदर्शन करने के बदले स्वदर्शन करें। तो काफी बार हमको लगता है बहुत सारे हमारे, है ना, स्पाइनल कॉर्ड में चक्र हैं। ये कोई चक्र नहीं है, ये बेसिकली इमोशनल सेंटर्स हैं। और ये इमोशनल सेंटर्स क्या हैं? ये जो हमारे 7 जो इमोशनल सेंटर्स हैं, और हर दिन सुबह उठकर हम जो जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, ऑटोमेटिकली वो करस्पॉन्डिंग जो चक्र है वो ओपन होने लगता है। इसलिए आप देखेंगे छोटे बच्चों को देखते ही साथ आपका मन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि एक छोटा जो बच्चा होता है, इज एब्सोल्युटली इन अ स्टेट ऑफ सोल कॉन्शियसनेस। कोई बॉडी कॉन्शियसनेस होता ही नहीं है। इसे कहते हैं एक छोटा बच्चा दिन में 300 बार मुस्कुराता और खुश होता है। कितनी बार? और आप सभी आर्ट एंड कल्चर विंग के भाई बहन दिन में कितनी बार मुस्कुराते हैं? कितनी बार? राइट, 3 बार। ओके, है ना? जितना समय, इससे दादी जी ने कल परसों कहा, जितना हो सके हम खुश रहें और खुशियों को बांटें। इसलिए जैसे संगीत में 7 सुरों के बीच में जब सरगम होता है तब गीत बहुत अच्छा लगता है, संगीत आनंदमय बन जाता है। उसी तरह द सरगम ऑफ 7 innate values makes us happy and we celebrate life। कभी कभी मैं बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता हूँ, जब वो स्कूल जा रहे इतने, है ना, दुखी होते हैं, दे डोंट वांट टू गो टू स्कूल, लेकिन जब वापस आते हैं, जब घंटी बजती है, दे आर सो हैप्पी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारा जो शिक्षा प्रणाली में सही एजुकेशन देना बहुत जरूरत है। तो आज तक हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? जब बच्चा स्कूल में जाता है हम कहते हैं ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल को याद करने से कोई मन खुशनुमा नहीं बनेगा, मन शक्तिशाली नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर आए हो तो ABC की नई परिभाषा सीख कर जाइए। और आपने यहाँ पे सीखा हुआ ए फॉर आत्मा, राइट? बी फॉर, कौन है बी फॉर? हम सभी आत्माओं के पिता, वो परम ज्योति परमात्मा, जिनको बहुत प्यार से बाबा कहते हैं। सभी बोलिए मेरा बाबा, बोलिए मैं बाबा का और बाबा मेरे। कौन से बाबा? शिव परमात्मा को हम बहुत प्यार से शिव बाबा कहते हैं, निराकार परम ज्योति परमात्मा। एंड सी फॉर कनेक्शन, राइट? अपने को आत्मा समझकर उस परमात्मा को याद करने की जो टेक्नोलॉजी है उसको हम राजयोग कहते हैं। राज मतलब रहस्य, योग अर्थात संबंध जोड़ना। अब लास्ट 2-3 मिनट हम थोड़ा सा योग का अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। सभी सीधे बैठे, सीधे बैठे, मैं आपको मदद करूंगा। ओके, बस 1 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, ओनली 1 मिनट। और ये 1 मिनट अपने मन और बुद्धि, सुर और ताल को जोड़ने का प्रयास करिए और एक साथ ट्रैवल करने की कोशिश करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मैं 1 मिनट में क्या करूंगा, मैं आपको काउंट करूंगा 9,
8, 7। तो जैसे जैसे मैं 0 की तरफ आता जाऊंगा ना, आप अपने मन के संकल्पों को बहुत शांत करेंगे और अपना शरीर को एकदम स्थिर रखेंगे। मुझे पता है हमारी एकाग्रता 5 से 10 सेकंड है। आज हम 10 सेकंड से उसको 1 मिनट तक लेकर जाने का प्रयास करेंगे। ओके? फिर जब हम 0 आएंगे ना, तो 0 के स्थिति में स्थित होने का प्रयास करेंगे और महसूस करेंगे कि शरीर को चलाने वाली मैं एक दिव्य शक्ति आत्मा हूं। और महसूस करेंगे कि मैं आत्मा बहुत शांत स्वरूप हूं। और जैसे ही आपने उस फ्रीक्वेंसी को टच किया, आप देखेंगे वो परमात्मा जो परम शक्ति है, शांति का सागर है, उनके वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे। आप में से कितने भाई बहन ये 1 मिनट की सुर और ताल जोड़कर संगीत का अभ्यास करना चाहते हैं? वो हाथ उठाएं। बहुत अच्छा। रेड लाइट कर दें। आराम से बैठिए, रिलैक्स योरसेल्फ कंप्लीटली। और दोस्तों, अगर मन को एकाग्र करना है तो आपका तन पहले स्थिर होना चाहिए। आई विल काउंट फ्रॉम 9 to 0। जैसे जैसे मैं 0 की तरफ बढ़ूंगा, आप अपने शरीर को एकदम हल्का करेंगे और मन को बहुत शांत करने का अभ्यास करेंगे। This exercise will take only 1 minute. Here we start. आप अपने आप को मदद जरूर करेंगे। 9, 8। मन की जो गति है दोस्तों, उसको धीरे धीरे शांत करते जाइए। चारों तरफ जो भी आवाज चल रही है, उस आवाज से डिटैच होकर अपने मन और बुद्धि पर ध्यान एकाग्र करिए। मन विचार करता है, बुद्धि उसका चित्र निर्माण करती है। 7। आप गाड़ी के स्पीडोमीटर देख सकते हैं। धीरे धीरे स्पीडोमीटर की जो गति है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। 6, 5, 4। अपने को एकदम हल्का करने का अभ्यास करें। 3, 2, 1 and 0। महसूस करिए इस शरीर के भ्रुकुटी के बीच में आप एक दिव्य सितारे हो। You're a sparkling divine point of light। जैसे आसमान में सितारे चमकते हैं, वैसे आप एक दिव्य सितारे हो। शरीर गाड़ी है, मैं वो दिव्य प्रकाश इस गाड़ी का ड्राइवर हूं। ये शरीर घर है और मैं चैतन्य शक्ति इस घर का मालिक हूं। ये शरीर एक डिब्बी है, मैं आत्मा हीरा हूं। ये शरीर एक पवित्र मंदिर है और मैं आत्मा इस पवित्र मंदिर में विराजमान दिव्य चैतन्य मूर्ति हूं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। आई एम वेरी पीसफुल।
और महसूस करिए परमात्मा जो शांति का सागर है, मैं अपने मन और बुद्धि को उस परमात्मा पर लगाने का प्रयास कर रहा हूं। उस परम ज्योति को अपने बुद्धि रूपी नेत्रों से देखने का प्रयास करें। जैसे सूर्य का प्रकाश इस धरती पर गिरता है, उसी तरह ज्ञान सूर्य से शांति, शक्ति के वाइब्रेशंस आप तक पहुंच रहे हैं। दिल से ईश्वर को धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे आप वापस आइए। ज़ीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति।